हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 1 हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल को पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं कि हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों में की पड़ताल क्या थी। तो नई और पुरानी शताब्दी। ऐतिहासिक अभिलेख में कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और यह भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। 13वीं शताब्दी के फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। इस प्रकार भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप में पहचाना जा रहा था और हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं रहे थे जो हम आज करते हैं। आज विदेशी शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो, किंतु मध्य युग में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। तो ये सब मध्य युग में हुए हजार वर्ष पहले के दौरान जो परिवर्तन आया था वो सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। अब आता है इतिहासकार और उनके स्रोत। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसे मिलेंगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य मतलब भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया। इस कारण से लिखित सामग्री बड़ी मात्रा में मिली। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक हाथ से ही पांडुलिपियों को प्रतिकृति बनाते थे। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। मतलब जो भी गलती हो जाते थे उसको जो है मूल रूप से वो लोग संशोधन करते थे। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि नए सामाजिक और राजनीतिक समूह में हजार वर्ष के पड़ताल में क्या बदलाव आया। तो सन 700 और 1750 के बीच के हजार वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में राहत, कटाई में चरखे, चक्रे और युद्ध में आगे स्त्रायों मतलब बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कोको और कॉफ़ी, ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल रहा। मतलब मध्य युग का काल जो है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का काल भी रहा है। मतलब इस मध्य युग में जो है ना बहुत कुछ में बदलाव आया था। अब एक क्वेश्चन है
जो कि यूपीएससी प्री में पूछा गया था ये है, निम्न में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व में प्रचलन शुरू किया गया? तो वो है तंबाकू, कोको और रबड़। ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट इसमें मैं सिर्फ आंसर लिखी हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है टॉपिक कि वो है राजपूत। तो राजपूतों में भी बदलाव आए थे, है ना। तो इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय राजपूत था। मध्य युग में जो समुदाय का महत्व जो बढ़ा उसमें से था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। राजपूत का अर्थ होता है राजा का पुत्र। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षेत्रीय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। अब हम लोग अन्य समूह के बारे में जानते हैं कि इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, शेख, जाट, अहोम और कायस मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने भी उठाया। अब आता है सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में बदलाव। तो इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था, जिससे ज़मीन की जुताई कर लोग कृषक बन गए। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कृषकों के यह नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि भी कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं। इस नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। तो मतलब इस तरह से मध्य युग में सामाजिक और आर्थिक जीवन में जो है परिवर्तन आया। अब हम लोग क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में समझ लेते हैं कि क्षेत्र और साम्राज्य में क्या परिवर्तन हुए हैं। तो चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। इसके साम्राज्य में पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और संपूर्ण दक्षिण भारत भी शामिल था। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज फिर से उभरने लगे। तो इस प्रकार से हमारा क्षेत्र और साम्राज्य में परिवर्तन आया। फिर आता है पुराने और नए धर्म। किसी वैदिक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। फिर आती है भक्ति की अवधारणा। तो इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक प्रेमल देवी देवता के रूप में की गई थी, जिस तक पुजारियों के कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। उसके बाद नए धर्मों का आगमन। कुरान शरीफ का संदेश भारत में सबसे पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के द्वारा पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं और सामाजिक क्षमता की अवधारणा पर विश्वास करते हैं। मुसलमानों में कुछ शिया थे तो पैगंबर साहब के दामाद अली के मुसलमानों का विधि संपन्न नेता मानते थे और
कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इसकी परंपरा चलती रही। उसके बाद आता है समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। तो 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। वो है पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा ब्रिटिश। आइए तो अब हम लोग कुछ विशेष जानकारी ले लेते हैं कि जैसे अभिलेखागार किसे कहते हैं। तो ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। तो इसी प्रकार अभिलेखागार पहले जहां दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित करके रखते तो उसको अभिलेखागार कहते हैं। अब है पर्यावास। इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। उसके बाद आता है संरक्षक। तो ये होता है कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे, उसे संरक्षण कहते हैं। इस प्रकार से हमारा चैप्टर 1 समाप्त होता है। यदि आप सबों को मेरा नोट्स अच्छा लगे हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।